हेलो फ्रेंड्स टू द मागा एकेडमी और स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एक नॉन जस्टिसेबल है और एक जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं और जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। पर डीपीएसपी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि उनको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशंस बनती हैं। तो आज हम इन दोनों को के बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था उसकी स्टोरी को जानेंगे, उसके लिए कोड को देखेंगे। और आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ये टॉपिक में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे पॉलिटी के, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि सोशलिज्म ने किस तरीके से हमारे स्टेट को इफ़ेक्ट किया है और डिस्प्यूट क्रिएट किया है, और सोशलिज्म किस तरीके से फिलॉसफी की प्रोग्रेस हुई है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोले जाते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है अगर लीडरशिप है। और आप ये भी देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी उसका रियल फेस क्या था, उसका रियल फीचर्स क्या थे, उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये भी आप इस टॉपिक से निकाल सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में बांटा है। 4 पार्ट्स का जो कोड है वो है प्री गोलकनाथ पहला, दूसरा गोलकनाथ प्लस 25, तीसरा केबीसी प्लस 42, और फोर्थ जो है कोड है वो है 44 प्लस MM। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक कार लेके जा रहे हैं जिसमें आपके डीपीएसपी की कार है और वो आपको उसमें अनाज भरा हुआ है और आपको उसको लेके जाना है, पर आपके बैरिकेटिंग जो है वो लगी हुई है फंडामेंटल राइट्स की आगे। आप इमेजिन कर सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आर्टिकल्स आपके सामने बैरिकेड्स पे लिखे हुए हैं और आपको उस कार को लेके जाना है, क्योंकि आपकी मोरल ऑब्लिगेशंस ये बोलती है डीपीएसपी को अलाउ करना। तो अगर प्री गोलकनाथ केस में देखा जाए तो प्री गोलकनाथ केस में ये था कि ये जो स्टेज थी इसमें चंपकम दोराई रंजन केस में ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके सबऑर्डिनेट्स हैं डीपीएसपी पर। अगर आपको डीपीएसपी कार को लेके जाना है अपने आगे तो आप फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ये अधिकार पार्लियामेंट का था कि आप फंडामेंटल राइट्स जो आगे बैरिकेटिंग आपके सामने दिख रही है आप उसको अमेंड कर सकते हैं और अपनी कार डीपीएसपी को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो स्टेज थी प्री गोलकनाथ जो थी वो इसको नेहरू एरा की तरह देखा जाता, नेहरू एरा था ये, और यहाँ पर एक बैलेंस था, पीस था। और अगर अदर सेंस में देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि लीडरशिप जो यहाँ पर थी बहुत स्ट्रांग थी पार्लियामेंट के अंदर, और इवन उनको पूरा सपोर्ट था, पूरे नेशन का सपोर्ट था। तो इस वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें उनके फेवर में थी। और इसी तरह इसी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट आता है। पर हम जो सिचुएशन चेंज होती है, जो डिस्प्यूट चेंज, जो G25 जो है गोलकनाथ और 25th अमेंडमेंट होता है वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है और इसको डिस्प्यूट के रेंज में जाना जाता है। यहाँ से डिस्प्यूट चालू होता है। गोलकनाथ केस में ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। और अगर इस तरीके की अगर पोजीशन आती है तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप कार है, आपकी कार को पास करना है और आप उसमें से लोगों को अनाज देने के लिए लेके जा रहे हैं, आपकी कार में बहुत सारा अनाज रखा है, आपको गरीब लोगों को अनाज बांटना है, मगर आप बैरिकेड्स को पार ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे उसको मोरल ऑब्लिगेशन जो डीपीएसपी का है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है गोलकनाथ केस का ये जजमेंट था। जजमेंट को आप देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर ऑफ जुडिशरी है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ हो जाता है कि जो जुडिशरी है वो ड्यूटीफुल है, वो डिसिप्लिन्ड है, और वो अपने जो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस हैं उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पर नहीं थी। इसके रिएक्शन में 25th अमेंडमेंट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि 25th अमेंडमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात कि इसमें 2 और 5 आता है, तो आप इससे आ सकते हैं कि 2 इसमें जो 2 प्रोविजंस 31C में जोड़े गए थे। तो पहला प्रोविजन जो था उसमें आपको याद रखना है कि 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 2 से मेरा मतलब है कि 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और 3 फंडामेंटल राइट्स। अब आप समझिए कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कार है आपकी और इसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बैठे हुए हैं 39B और C बैठे हुए हैं। B से आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, और C से आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर को, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो ये अगर दोनों क्लॉज में से क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ लेके आती है पार्लियामेंट, तो आप उसको
जाने दीजिए और आप तीन फंडामेंटल राइट्स वहां पर बैरिकेटिंग मत करिए, जो कि है 14 आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 19 जो कि है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें भी जो एफ था 19F था वो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था, और प्लस 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कार आप लेके जा रहे हैं और उस कार के अंदर बैठे हुआ है जो है वो 39B एंड C बैठा हुआ है, और अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, और अगर आप कार को आगे लेके जाएंगे तो 14, 19 और 31 बैरिकेटिंग में चेक नहीं होगा। ये उसके जो थे फर्स्ट प्रोविजन में दिया हुआ था, जिसको आफ्टर 2 और 3 की तरह याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि उसका जो सेकंड प्रोविजन था उसमें आपको जो कोड मिलेगा वो मिलेगा 2 × 5 = 10। 10 जो प्लेस वैल्यू है वो है J। तो आपको ये रखना है कि जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर पार्लियामेंट ने कर्टेल करी थी, उसको कम कर दिया था। ये एक डिस्प्यूटेड है, ये डिस्प्यूटेड चीज़ हो गई, क्योंकि आपने ये बोल दिया कि 39B और C अगर कार में बैठे हैं, ये अगर पार्लियामेंट लॉ बना के इनको इंप्लीमेंट करने जा रही है, तो आप कार को बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, आप जुडिशियल रिव्यू चेक नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पार्लियामेंट ने जो है ब्रीच कर दिया सुप्रीम कोर्ट की पावर को। तो इस तरीके से दोनों ने 1-to-1 डिस्प्यूट को यहाँ पर जनरेट किया है, और इसमें ये डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है। और 25 को आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस देखनी है, क्योंकि 25 में 2 प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। पहला जो 39B और C से जुड़ा था, और जो सेकंड है वो जुड़ा है जुडिशियल रिव्यू से। तो जुडिशियल रिव्यू आप नहीं करेंगे अगर हम 39B और C को लेके कोई लॉ बना रहे हैं, तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, ये चीज़ बोली गई थी। इसे 1-to-1 डिस्प्यूट बोल सकते हैं। प्लस आप इसमें ये देख सकते हैं कि सोशलिज्म फैक्टर जो था, यहाँ पर आप ये एनालिसिस कीजिए कि जी क्या रिप्रेजेंट करता है। जी यहाँ पर गोलकनाथ केस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूटीफुल, मैंने बताया ड्यूटीफुल और डिसिप्लिन जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है कि एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर होता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, और वो जो चीज़ों को चैलेंजेस फेस करते हैं, उस समय जो चैलेंजेस थे वो कुछ थे कि हम ऑलरेडी वॉर में 62 का वॉर कर चुके थे, 65 का वॉर कर चुके थे, वॉर हो चुका था हमारे साथ, और प्लानिंग हमारी फ्लॉप हो चुकी थी, फेल हुई थी उस समय, और 5 ईयर प्लान्स फेल हुए थे, और प्लस वहाँ पर पॉपुलेशन भी राइज हुई थी, प्लस हमारे काफ़ी हद तक वॉर के बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, प्लस पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो रही थी, और 20 साल हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके थे 47 से 67। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी और पावर पिवोट बन रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहते थे उस समय। तो इस चीज़ों को फेस करना, ये चैलेंजेस फेस करना गवर्नमेंट के उसका है, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही टफ होता है। तो इस चीज़ के लिए सोशलिज्म की पॉलिसी अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो करनी ही पड़ेगी आपको। थैंक यू।